हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का लेक्चर 2 लेके। पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स कवर कर लिए थे और आज हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन एंड फोटो सिस्टम वगैरह सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Photosynthesis in higher plants. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, किन किन साइंटिस्ट ने कब वो डिस्कवर किए एक्सपेरिमेंट्स, जो भी चीज़ें थी रिक्वायरमेंट्स की क्लोरोफिल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए, ठीक है, और सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। सो आज हम देखते हैं सबसे पहले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब हमें ये पता है कि प्लांट में खाना कौन बनाता है, ग्रीन लीव्स, है ना। तो लीव्स खाना बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रीन लीफ। इसमें कुछ मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स, ठीक है। पिगमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए? तो देयर आर 3 पिगमेंट: क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल और एनसीईआरटी में यहाँ पे एक मिस्टेक है। एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा गया है क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, बट कैरोटीनॉइड नहीं हो सकता क्योंकि कैरोटीनॉइड के अंदर ही ज़ैंथोफिल और कैरोटीन आता है, ठीक है। या तो इसको एनसीईआरटी को क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन लिखना चाहिए था, या फिर क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड लिखना था, बट चलो कैरोटीन, ठीक है। इन पिगमेंट्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर एक अरेंजमेंट में रहते हैं, मतलब एक वो अरेंज करके रहते हैं लीफ के अंदर, एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है ताकि उनको ऑप्टिमम लाइट मिल सके। ऑप्टिमम लाइट मतलब जितनी जरूरत है उतनी, ना ज्यादा कम ना ज्यादा। तो क्लोरोप्लास्ट एक अरेंजमेंट में रहते हैं, अरेंजमेंट, ठीक है, ताकि ऑप्टिमम लाइट उन्हें मिल सके, फॉर ऑप्टिमम लाइट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम 3 केस देखेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मीजोफिल सेल। ये क्या है? मीजोफिल सेल है, ठीक है। अब जो लाइट है वो हाई इंटेंसिटी में आ रही है। लाइट की इंटेंसिटी क्या है? हाई है, हाई इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है तो जो क्लोरोप्लास्ट है
तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ पे अगर रहेंगे तो डायरेक्टली लाइट उनके ऊपर लाइक डायरेक्टली वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, अगर वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट हुए। और हाई इंटेंसिटी की लाइट है तो वो भी उनके लिए लाइक ऑप्टिमम लाइट नहीं है। तो इस वजह से जब हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि जितनी उन्हें लाइट चाहिए सिर्फ उतनी उन्हें मिल सके, हाई इंटेंसिटी की लाइट ना मिल सके, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके जी। इसको हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल अरेंजमेंट। ये पैरेलली अरेंज रहते हैं। ठीक है, ओके। अगर इंटेंसिटी लो हो, लो इंटेंसिटी हो, अगर लो इंटेंसिटी हो तो अगर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे अरेंज रहेंगे तो उनको ऑप्टिमम लाइट मिल ही नहीं पाएगी, जितनी उनको रिक्वायरमेंट है वो मिल ही नहीं पाएगी, इसलिए वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ताकि वो डायरेक्ट उन लाइट उनको मिल सके। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। ठीक है, वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है। ठीक है जी, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। अगर लाइट मॉडरेट है, अगर मॉडरेट लाइट है, अगर मॉडरेट इंटेंसिटी की लाइट है तो क्लोरोप्लास्ट कहीं भी रैंडमली मिल सकते हैं। तो रैंडम अरेंजमेंट होगी क्लोरोप्लास्ट की, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये क्या है? रैंडम अरेंजमेंट। ठीक है, होप ये आपको क्लियर होगा। अभी तक जो जो मैंने बताया वो एक बार बता देती हूँ। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। मीजोफिल सेल लीफ, ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, हमें पता है। मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइक इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, कैरेटीन। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि क्लोरोप्लास्ट अरेंज, उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंसिटी। ओके, लाइट इंटेंसिटी। तो हाई इंटेंसिटी होगी तो वो पैरेलली अरेंज होंगे, लो इंटेंसिटी होगी तो वो परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे, अगर मॉडरेट इंटेंसिटी होगी तो वो रैंडमली अरेंज होंगे। ठीक है जी, ओके। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट्स देखते हैं। पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। आई थिंक क्लोरोफिल बी मैंने पिछले बताया नहीं था, क्लोरोफिल बी भी होता है। ओके, जेंथोफिल, जेंथोफिल एंड कैरेटीन। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कैरेटिनॉइड। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम कैरेटिनॉइड बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बता देती हूँ, क्लोरोफिल ए जो है वो हमारा मेन पिगमेंट होता है। क्या होता है? मेन पिगमेंट।
तो आपको लगेगा कि भाई अगर क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है तो इनकी क्या जरूरत है? इनको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स, अभी हम इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले कलर देख लेते हैं कि किसका क्या होता है। क्लोरोफिल का होता है ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। क्लोरोफिल का होता है, क्लोरोफिल ए का होता है ब्लू ग्रीन कलर, एंड क्लोरोफिल बी का होता है येलोइश ग्रीन। क्लोरोफिल बी का होता है येलोइश ग्रीन। जेंथोफिल का होता है ग्रीन। हाँ, जेंथोफिल का होता है, जैसे यहाँ पे ब्लू ग्रीन हो गया, येलोइश ग्रीन हो गया, यहाँ पे आएगा येलो। और कैरेटीन का होता है येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कलर्स हैं। ये क्रोमेटोग्राम आपको केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा आपने क्रोमेटोग्राम, उसमें हमें ये दिखते हैं। क्रोमेटोग्राम बेसिकली एक टेक्निक होती है जहाँ पे ये जो कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इनका एक्चुअल में कलर क्या है। ओके, तो ये देखना, ठीक है जी। अब हम एसेसरी पिगमेंट्स का एक बार फंक्शन देख लेते हैं कि भाई ये क्यों जरूरी होते हैं। प्लीज चेक द स्पेलिंग गाइस। एसेसरी पिगमेंट्स का यही होती है स्पेलिंग तो। चलो, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए है वो मेन पिगमेंट हो गया, ठीक है, ये बात हमने मान ली। बट क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरेटीन, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को कैच करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है, एफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे देखो, अब फॉर एग्जाम्पल एक कोई ऑफिस है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, किसी का ऑफिस है, उसमें जो हेड होगा, फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, उसमें जो प्रिंसिपल होगा वो तो काम करेगा ही, बट अपने नीचे अंडर स्टाफ रखेगा, है ना। अगर सारा काम प्रिंसिपल करेगा तो वो जो एफिशिएंसी है वो उतनी नहीं आ पाएगी। लेकिन जो और भी टीचर्स को रखेगा, प्रिंसिपल खुद भी पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है, बट और भी टीचर्स को रखेगा तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। क्लासेस बहुत ज़्यादा होंगी, स्टूडेंट ज़्यादा आ सकते हैं, फिर उसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब कुल मिला के एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमने ये एग्जांपल लिया है प्रिंसिपल वाला, उसमें अगर सब काम ही प्रिंसिपल करेगा तो फिर एक बंदा कहाँ तक ही कितना ही काम कर सकता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि एसेसरी पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरेटीन, ये क्या करते हैं, एफिशिएंसी को फोटोसिंथेसिस की बढ़ाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ को क्या करते हैं, कैच करते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जैसे डैमेजेस से, ठीक है। एक ये काम भी इनका आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं
प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से। अभी फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज को हम क्या होता है कि जब एक्सेसिव लाइट इनको मिलती है तो उससे क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होते हैं, जो पिगमेंट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से? एक्सेसिव लाइट की वजह से। तो यही है चीज। ठीक है, तो ये हमारा एसेसरी पिगमेंट्स का मेन फंक्शंस है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, हमें पता है, बट क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैराटीन अगर नहीं होंगे तब भी जो पिगमेंट है वो खराब हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस ठीक से। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। ओके जी। हाँ, और फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज को हम एक सोलनाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसको हम रिलेट करें, जब हमने देखा था हाई इंटेंसिटी वाली लाइट आ रही थी, तो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट जब आ रही थी तो क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट कुछ ऐसी थी। अगर वो अरेंजमेंट ऐसी होती तो वो क्या होता, सोलनाइजेशन हो जाता उनको, है ना, उनको एक्सेसिव लाइट मिलती और डैमेज हो जाते वो पिगमेंट्स। तो ये चीज भी है। जो क्लोरोफिल ए है वो सब में पाया जाता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म भी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें भी, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना, तो उसमें भी क्लोरोफिल ए पाया ही जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। सो यहाँ पे एक चीज और आती है, जो भी ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म who perform photosynthesis like Euglena, ठीक है, like Euglena and cyanobacteria, they all contain chlorophyll A। सब में क्लोरोफिल ए मिलता ही मिलता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है जी। और हाँ, ये हो गया फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस, जिसमें ऑक्सीजन का काम हो, उसमें मतलब लाइक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, ठीक है, वो वाली। ठीक है जी। अब क्लोरोफिल ए इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसका स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो केमिस्ट्री हो जाएगा, मतलब केमिस्ट्री वाला फील आएगा आप लोगों को। बेटर है थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का। इसके बीच में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे ज़्यादातर हम मैग्नीशियम कैसे देखते हैं, Mg2+ की फॉर्म में, है ना, आयनाइज फॉर्म में, बट यहाँ पे ये अनआयनाइज फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अनआयनाइज फॉर्म में मिलता है। ठीक है जी। ये हो गया पॉर्फिरिन हेड या पॉरीफायरिन, वट एवर यू वॉन्ट टू से, पॉरीफायरिन हेड है ये फाइटॉल टेल है, ये टेल है, फाइटॉल टेल। ठीक है, ये हो गए इसके पार्ट्स। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो फाइटॉल टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। अब फोबिया आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ का फोबिया हो मतलब डर लगता हो उस चीज़ से, है ना। हाइड्रोफोबिक मतलब
पानी से डर लगता है इसे, ठीक है, वाटर हेटर, ठीक है। और जो पॉरिफेरन हेड है वो वाटर लवर है, तो हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर, ठीक है। आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, बट उसको एक बार याद आ जाए आपको क्या था क्या नहीं, एक बार फिर से देख लेंगे हम उसको। अगर आपको याद हो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड और ग्रेना आपको याद हो तो जो क्लोरोफिल ए है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, थाइलेकॉइड और ग्रेना के अंदर, ठीक है। तो एक बार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी कर ही लेता है, ठीक है, बेटर रहेगा। इधर ही कर लेता है, देखो क्या है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड, ठीक है, और इन सबको मिला के हम बोलते हैं ग्रेना। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमेला, ठीक है। और थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर ग्रेना का जो ये है कि ऐसा नहीं है कि इनका नंबर्स बहुत ज़्यादा लाइक ये है कि 4 ही हैं तो 4 ही रहेंगे, नहीं, इनके नंबर्स हो सकते हैं डिफरेंट। ओके, एक थाइलेकॉइड को जूम करके देखते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि ये पिगमेंट एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमने ये बोल दिया कि भाई पिगमेंट थाइलेकॉइड में होते हैं, ग्रेना में होते हैं, मतलब कि यहाँ पे, मतलब कि ये पिगमेंट्स है ना, ये पिगमेंट्स है। तो अब ये पिगमेंट है जो ये एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हम देखते हैं, थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तब पता लगेगा। ओके, सो लेट्स सी, इसको देखते हैं कि जूम करके देखा है तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ओके, जो फॉस्फोलिपिड की हमें ये जो वॉल है ये बनी हुई मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ इस टाइप से हेड, क्योंकि इसका हेड हमें पता है हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जिसकी वजह से हेड बाहर होता है और टेल अंदर होती है, क्योंकि जो यहाँ पे पूरा एक्वस का वो है, ठीक है, इसलिए। तो ये कौन सी फॉस्फोलिपिड वो सेल स्ट्रक्चर, सेल चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे ये चीज़। तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, यहीं पे ही हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको पिगमेंट का भी नेचर बता दिया है और क्लोरोफिल ए का हमने वो भी देखा है, किस टाइप के स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, ये हमें मिलेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर,
इस टाइप का स्ट्रक्चर। इसकी भी टेल अंदर होगी और जो हेड है वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक वाला वही सीन है, ठीक है। इस टाइप की यहाँ पे, ठीक है। तो ये पिगमेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है जी, अब जो मेन पार्ट हमें पढ़ना है वो देख लेते हैं। देखो, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरेटीन हो गया, इन सबको मिला के ये एक क्या है, फोटो सिस्टम है। क्या है ये? फोटो सिस्टम है ना। एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, सब मिलके काम करते हैं एक सिस्टम की तरह, तो इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम, ठीक है। तो फोटो सिस्टम हमें पढ़ना है और वो भी पढ़ेंगे। उससे पहले आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पता होगी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होती हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। यहाँ पे जो एक मेन कंफ्यूजन आता है इनके नाम में कि भाई लाइट रिएक्शन है तो लाइट में होगी और डार्क रिएक्शन है तो क्या पता डार्क में हो, बट नहीं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक लाइट है तो दूसरा का डार्क नाम रख दिया है, बट दोनों में जो प्रेजेंस ऑफ लाइट है वो होगी ही होगी। बिना लाइट के प्रेजेंस के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, है ना। नाम में ही है सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये चीज हमें याद रखनी है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना और थाइलेकॉइड में होगी, थाइलेकॉइड में, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होगी। कहाँ पे होगी? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। शायद मैंने आपको जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था उसमें स्ट्रोमा बताना भूल गई, एक मिनट रुकना, सॉरी गाइस। जैसे मानो यही है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो उसमें ऐसे ये थाइलेकॉइड्स थे, इनको ग्रेना भी बोलते हैं, है ना। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, जो ये स्ट्रक्चर खाली है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी? थाइलेकॉइड और ग्रेना में, ठीक है। ओके, ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। जो लाइट रिएक्शन से क्या बनता है और डार्क रिएक्शन से क्या बनता है? जो डार्क रिएक्शन है उससे हमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलता है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन से हमें एटीपी मिलता है, NADPH2 मिलता है, एटीपी मिलता है एंड NADPH2 मिलता है। और डार्क रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? शुगर हो गया, फूड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो ये हमें मिलता है। सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन से। जो ये फोटो सिस्टम वाला मैंने आपको बताया है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है पहले ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन से। ये चैप्टर टफ लगता है बट स्टेप बाय स्टेप ये इजी हो जाता है। सो रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ओके। लगता है टफ, मुझे भी लगता था, है ना, ठीक है। सो लाइट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। अब फोटोकेमिकल फेज क्यों बोलते हैं? एक मिनट, इसका हमें पहले आप लाइट रिएक्शन का मैंने आपको बता दिया है कि एटीपी और NADPH2 हमें मिलता है, ठीक है।
अब इसको फोटोकेमिकल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फोटो मतलब हो गया लाइट, है ना, केमिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फोटो मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल की सिंथेसिस होती है, ठीक है। NADPH और NADPH2 और ATP मिलता है ना हमें। तो इसमें क्या है कि हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हम क्या कर रहे हैं, केमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, by absorption of light we synthesize chemical, ठीक है। ये याद रखना इस चीज को, फोटोकेमिकल फेज हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फेज में लाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल की सिंथेसिस होती है, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। आपको एक वर्ड बताया था शायद पिछले वाले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, फोटोलाइसिस, ठीक है, फोटोलाइसिस। तो सबसे इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ओके। क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस मतलब स्प्लिटिंग, ठीक है, फोटोलिसिस मतलब स्प्लिटिंग, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, है ना। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, ठीक है, NADPH2। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, एंड देन हमारा क्या होगा, जो हमें चाहिए एसिमिलेटरी प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एसिमिलेटरी प्रोडक्ट क्या है, NADPH2 एंड ATP, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी प्रोडक्ट विच इज ATP एंड NADPH2, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एसिमिलेटरी प्रोडक्ट, एसिमिलेटरी पावर हम इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हेल्प करती है एसिमिलेशन ऑफ फूड में, ओके, एसिमिलेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिमिलेटरी प्रोडक्ट और पावर यू कैन से, ठीक है। ये हो गया लाइट रिएक्शन में। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे फोटो सिस्टम, वो उस पे आते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट चीज है और उसके बारे में हमें काफी पढ़ना भी है। फोटो सिस्टम क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। फोटो सिस्टम दो टाइप का होता है, PS1, PS2, PS1, PS2। अब ये मत बोलना कि PS1 का PS1 नाम क्यों है, PS2 का PS2 नाम क्यों है। ये इसलिए कि पहले ये डिस्कवर हुआ तो इसलिए PS1 नाम है, ये उसके बाद डिस्कवर हुआ तो PS2 नाम है। PS मतलब फोटो सिस्टम, ओके, ठीक है जी। फोटोसिंथेटिक यूनिट भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो रिएक्शन सेंटर और एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और दो चीजें इसमें हमें मिलेंगी, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इन शॉर्ट LHC, ठीक है।
अब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत छोटा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम होगा स्ट्रक्चर में, बट एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा जिसकी वजह से ये दोनों अलग हैं। ठीक है, ओके जी, लेट्स सी। ये सब हटा देते हैं। अब बस PS1 और PS2 ही देखना है हमें। यहाँ पे हमें साइक्लिक, नॉन साइक्लिक काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। PS1, PS2 ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। मतलब समझने जैसा अभी तो कुछ नहीं है, बट देखना। स्ट्रक्चर सेम है इसका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये LHC हो गया, ये रिएक्शन सेंटर हो गया। अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो देखते हैं। क्लोरोफिल ए, हमने बोला था क्लोरोफिल ए क्या है, मेन पिगमेंट है ना। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में, और बाकी जो पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे LHC में। ठीक है, बाउंडेड विद प्रोटीन्स। किससे बाउंडेड होंगे वो? प्रोटीन से बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है, ये और पिगमेंट्स है। ठीक है, ठीक है, ये और पिगमेंट्स है, जेंथोफिल, कैरेटीन, क्लोरोफिल बी। तो ये और पिगमेंट्स हैं बाउंडेड विद प्रोटीन। ठीक है, बाउंडेड विद प्रोटीन। सेम इसमें है, सेम इसमें है। तो मैम इसमें डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखना। जो PS1 है, जो PS1 है, फोटो सिस्टम 1 है, उसकी जो मैक्सिमम लाइट है वो है 700। क्या है? 700। ठीक है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक है, जितनी मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, वो है 700, और इसकी है 680। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 में क्या है, 700 मैक्सिमम पीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक क्या है, 700, और इसमें क्या है, 680। दैट्स द डिफरेंस। बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो LHC में प्रेजेंट होते हैं, और जो क्लोरोफिल ए है वो कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब हमें इसका क्या देखना है, हम इसका देखते हैं कि कैसे काम करता है, क्या है, सब कुछ देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। हम एक वर्ड भी यहाँ पे पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। पहले एक बार इसको एक बार देख लो आप, देन वी विल स्टार्ट। ओके, लेट्स सी। देखना, NCERT के एक डायग्राम के उससे मैं हेल्प से समझाती हूँ इसको। NCERT में ये डायग्राम होगा, यू कैन ओपन द बुक।
समझ लो ये स्ट्रक्चर LHC है और ये रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और ये बाकी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, LHC है और ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। समझ लो लाइट आ रही है, फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है। लाइट आ रही है कौन सी, PAR। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है PAR क्या है, ठीक है। विजिबल लाइट आ रही है, अब तो समझ ही जाओगे PAR की फुल फॉर्म, या कह लो फोटोन्स आ रहे हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे हल्का सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा बट इट इज वेरी इजी। लाइट आई, इस मॉलिक्यूल पे पड़ी, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये एक्साइटेड स्टेज में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, ठीक है। लाइट पड़ी, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। अब कभी ना कभी तो ये ग्राउंडेड स्टेट में जाएगा, है ना, कभी ना कभी तो ग्राउंडेड स्टेट में जाएगा। जैसे ही ग्राउंडेड स्टेट में जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस अंदर जाएगा शेल के, ये वापस जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर जाएगा तो एक एनर्जी निकलेगी, ठीक है। क्या रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो इससे क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। सेम चीज यहां पे होगी, जैसे ही एनर्जी पे एनर्जी रिलीज हुई, इसके ऊपर गई, है ना। यहां से ये एक्साइटेड स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही ग्राउंडेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया, एनर्जी निकली, है ना। तो ऐसे करते करते ये रिएक्शन सेंटर वाले मतलब क्लोरोफिल जहां पे प्रेजेंट है वहां पे ये चीज हुई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया क्या था क्या नहीं, सब समझ में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, रिएक्शन सेंटर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरोफिल प्रेजेंट है जहाँ पे रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा ना, तो हमें जो चीज चाहिए दैट इज ATP, तो हमें यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन दिखेगी, ठीक है। ATP की क्या दिखेगी, प्रोडक्शन दिखेगी, ठीक है जी। ये चीज अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लाइट पड़ी, जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, कभी ना कभी तो ग्राउंडेड स्टेट में आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस गया शेल के अंदर, तो क्या हुआ, इसने एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी रिलीज, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ, फिर एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी रिलीज करी, यहां पे गई, ये एक्साइटेड स्टेट में आया, इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, वापस इलेक्ट्रॉन गया, तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये चक्कर है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, इंपॉर्टेंट है, इजी है, यही ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। तो ये ATP प्रोड्यूस होगी। अब हमें देखना है फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ATP, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये देखते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स formation of ATP in presence of light,
ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो दो तरीके का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। कैसा होता है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसमें मैं ना थोड़ा सा आपको एक पहले ही बताना चाहूंगी कि साइक्लिक इसको क्यों कहते हैं, नॉन साइक्लिक इसको क्यों कहते हैं। साइक्लिक के अंदर PS1 और PS2 दोनों शामिल होगा, ठीक है, दोनों वर्क करेंगे। नॉन साइक्लिक के अंदर एक ही काम करेगा। एक सेकेंड, ठीक है। साइक्लिक के अंदर PS1 PS2 दोनों काम करेंगे, नॉन साइक्लिक के अंदर PS2 एब्सेंट होगा, सिर्फ PS1 काम करेगा, ठीक है। फिर साइक्लिक के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, ठीक है। नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं होगा। अभी ये कहां से निकलेगा, क्या होगा, वो चीज हम देखेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो। ओके, नॉन साइक्लिक से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया है PS1 और PS2 दोनों हमारे यूज होंगे, दोनों काम करेंगे। और साइक्लिक के अंदर एक, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं नॉन साइक्लिक की क्या क्या है। कुछ फुल फॉर्म्स मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि फिर आपको जब मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। ग्राना सबसे पहले का क्या हमें रिक्वायर है यहाँ पे, ये जो मेन चीज है आज की वो आ गई है, तो इसको थोड़ा सा फोकस होकर देखना है। ओके, ग्राना की रिक्वायरमेंट है, थाइलाकॉइड बोल लो, ग्राना बोल लो, ठीक है। NADP रिडक्टेज की रिक्वायरमेंट है, ATP सिंथेटेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ATP सिंथेटेज की रिक्वायरमेंट है, NADP रिडक्टेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और PS1 और PS2 दोनों की रिक्वायरमेंट है, PS1 की भी रिक्वायरमेंट है और PS2 की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो PS1 और PS2 हैं वो कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ETS। अब जो NCERT ने हमें सिर्फ ETS बता दिया है और कुछ हमें उसके अंदर नहीं बताया, बट आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी वो चीज़ समझ में आएगी। ओके, तो हेल्प कनेक्ट होती है ये ETS की वजह से। ETS क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो मेन चीज़ हमारे पास आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ट्रैवल करेगा थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो ट्रांसफर कैसे होगा या ट्रैवल कैसे करेगा, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो अरेंज होते हैं। अरेंज किसके बेसिस पे अरेंज होते हैं, वो होते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल की बेसिस पे। रिडॉक्स पोटेंशियल, अब मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि ये हमें पता है केमिस्ट्री का टॉपिक भी है रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑल थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं, बट इट्स ओके। देखो हमने मेन चीज़ क्या कही, इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफ़र करेगा या फिर ट्रैवल करेगा थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के, ठीक है, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन
कैरियर, और जो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे वो अरेंज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल। ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है क्या नहीं, आएगा समझ में। देखो जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यहाँ पे है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, तभी ये आगे जाएगा, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो ये चीज देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू ये करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। और रिडॉक्स पोटेंशियल हम ज्यादा लाइक डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे कि इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा अच्छे से कैच कर लेगा, ठीक है, एक तरह से ये बोल सकते हैं हम कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है कि कौन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कैच करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये है, इसमें से जो ये वाला है ये अच्छे से ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को कैच कर सकता है, इसको भूख ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, ये एकदम से कैच करेगा, ठीक है। तो इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये चीज है। सो लेट्स स्टार्ट विद, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हिल रिएक्शन और जेड स्कीम रिएक्शन, ठीक है। बताते हैं क्या है क्या नहीं, ये देख लो एक बार, ग्राना, एटीपी सिंथेटेज, एनएडीपी रिडक्टेज, और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ओके। अब देखते हैं एक बार, साइड में कॉलम बना लेते हैं, वहां पे फुल फॉर्म लिख लेते हैं, ओके, जो हमें देखेंगे। देखो PQ आएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, तो हम इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें याद रखना है कि ये ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, इस अरेंजमेंट में फ्लो करेगा, तो हमें वो चीज़ देखनी है, ठीक है। PQ हो गया, इसकी फुल फॉर्म है प्लांटोक्विनोन, ठीक है। साइटोक्रोम B6F, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे CYT B6F, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम, ठीक है। और PC होगा प्लास्टोसाइनिन, PC प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। PC क्या हो जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। FeS आएगा, FeD आएगा, फेरोडॉक्सिन है ये आयरन सल्फर कुछ है ना, ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीजें हैं। FNR फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये हमें ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इसकी हम जब वो पूरी साइकिल पढ़ेंगे तो हम सिर्फ उनकी फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो ये आपको याद करना है, ओके। लेट्स स्टार्ट। ये PS2 है, जिसकी P680 होती है,
ठीक है, पिक ये P700 PS1। सनलाइट है, सन है, सनलाइट PAR पता है आपको? आप बताओगे कमेंट में कि क्या है PAR। ठीक है, लाइट है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट PAR है। ठीक है, ये जाएगी इस पे पड़ेगी और साथ ही इस पे भी पड़ेगी। ठीक है, दोनों साथ ही पड़ेंगे। ओके, तो ठीक है, साथ पड़ेंगी। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा साथ में। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सनलाइट थी, रेस पड़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है जी, अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पे क्या आता है, अब जो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसको कौन खींचता है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इसको खींच लेता है। अब यहां पे आपको देखना है कि जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो फियोफाइटिन का ज्यादा है अभी। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। अब इनका हम ये नहीं कर सकते फियोफाइटिन क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, नेक्स्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, फिर आता है PQ। PQ के बाद आता है साइटोक्रोम B6F। फिर आता है PC। इनके सबके आपको यहाँ पे प्लांटोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम B6F, ये आपको सब पता है। ठीक है, आपको ये चीज देखनी है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फियोफाइटिन ने लिया, PQ ने, देन साइटोक्रोम B6F, देन PC। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ पे। अब ये चीज आपको ध्यान, अब ये चीज आपको समझ में आएगी कि भाई इसको हम नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है जी, अब देखो, इसका इलेक्ट्रॉन निकला था। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन निकला था, यहां इसको वापस भी मिल गया। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन निकला था, इसको वापस भी मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला था, इसको, ये भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इसको पकड़ेगा FeS। कौन पकड़ेगा? FeS, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद FeS के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएगा FD के पास। किसके पास? FD के बाद फेरोडॉक्सिन के पास, FD के पास चला जाएगा। फिर आता है FNR। ठीक है, FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है, अब ये जो NADP रिडक्टेज है, NAD प्लस हम यहाँ पे होगा क्योंकि रिडक्शन होगा, तो ये क्या होगा? NADP प्लस होगा। ठीक है, NADP प्लस बना देगा, रिडक्टेज है तो रिडक्शन होगा यहाँ पे। और क्या होगा? NADPH प्लस H प्लस बन जाएगा। क्या बनाएगा? NADPH प्लस H प्लस बनेगा। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे जो चीज देखनी है, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे यहाँ पे, क्योंकि ATP बनेगा, यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होगी, बट अभी हमने ये नहीं पता लगाया कि ये ATP कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और आगे आने वाली एक थ्योरी है उसमें हम देखेंगे। बट अभी हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, वो चीज हमने यहाँ पे देखी है।
ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सनलाइट आई, इस पे गिरी, उस पे गिरी, सेम टाइम पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। इस इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन ने पकड़ लिया। फियोफाइटिन से ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल पीक्यू का था, पीक्यू से ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल साइटोक्रोम B6F का था। तो ये यहाँ पे पीसी से ये यहाँ पे वापस इसको मिल गया, PS1 को मिल गया। बट जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन PS1 का था उसको FeS ने पकड़ लिया, फिर FD ने पकड़ लिया, FNR ने पकड़ लिया। ठीक है, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रॉन निकला था वो यहां से इसको मिल रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो इसको मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन, है ना। PS1 को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बट PS2 को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई इसको हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो ये इलेक्ट्रॉन, अब उसका क्या करें, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक OEC होती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC प्रेजेंट होता है, OEC प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है वाटर को स्प्लिट करता है। ठीक है, जहाँ वाटर को स्प्लिट करता है तो 2H प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फिर मिल जाते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ एक सेकेंड। OEC होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, OEC सिर्फ PS2 के अंदर प्रेजेंट होता है सो दैट इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इसको वापस मिल जाए। ठीक है, OEC इसलिए प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये, स्प्लिट ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग करता है, स्प्लिट ऑफ वाटर। कैसे, H प्लस प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला जाता है। ठीक है, ये पूरा हमें समझ में आ गया, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा कि पहले फियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम B6F, PC, ठीक है, फिर FeS, FD, FNR, ये इजी है, 2-3 बार अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ऐसे Z की फॉर्म में आ रहा है, ध्यान से देखोगे ना, तो इसलिए इसको Z स्कीम रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये हिल और बेंथन ने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, तो इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं और Z स्कीम रिएक्शन भी बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो ये PQ, साइटोक्रोम B6F, PC, ये किस बेसिस पे अरेंज है वो आपको याद रखना है कि रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बस इतना ही इस अभी तो इतना ही है इसमें। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो समझ में ना आए, और रिक्वायरमेंट्स हमें याद रखनी है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें थी, जो मेन जो चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि PS2 के अंदर हमारे पास OEC प्रेजेंट था, PS1 के अंदर नहीं प्रेजेंट था। PS2 को जो इलेक्ट्रॉन था वो OEC की वजह से मिला था, और जो PS1 को इलेक्ट्रॉन था वो PS2 का था, है ना। PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, वही वाला PS1 को मिल गया था। तो ये जो साइकिल थी ना ये कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसने इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया बट इसने नहीं लिया इसका, है ना। तो ये नॉन साइक्लिक, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इसमें हमने ये चीज नहीं देखी है कि ये ATP फॉर्म कैसे हुआ है ना। ये ATP फॉर्म कैसे हुआ है ये चीज नहीं देखी है, उसके लिए अलग थ्योरी है, वो हम पढ़ेंगे। बट हमने इसमें मेन चीज क्या जानी है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो रिडॉक्स पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन।
यहाँ पे PS2 प्रेजेंट नहीं होता है, PS1 प्रेजेंट होता है। ठीक है, PS2 प्रेजेंट नहीं, OEC का भी कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे देखते हैं। PS1 प्रेजेंट होता है सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, PS2 क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब PS2 एब्सेंट है तो कोई भी वाटर की OEC नहीं होगा। सबसे पहले तो OEC नहीं होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, है ना। तो नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर से स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज थी हमारे पास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है और कोई भी आउटसाइड डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं प्रेजेंट है। पता है आपको किसको बोल रहे हैं, ओएसी को बोल रहे हैं। ओएसी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ओएसी एब्सेंट। ठीक है, साइट क्या है, साइट है स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले आपको मेरे को क्योंकि शायद साइट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो वो लास्ट में हम क्लियर करते हैं उसको, पहले ये देख लेते हैं एक बार। स्ट्रोमल लैमेले के अंदर होगी ये साइट, स्ट्रोमल लैमेले है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है, बट एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है, एनएडीपी रिडक्टेज की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि एनएडीपी रिडक्टेज क्यों जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पुअर अमाउंट में लाइक चाहिए होता है। ठीक है, ये ना के बराबर, तो एनएडीपी रिडक्टेज की जरूरत नहीं होती है, एब्सेंट। एनएडीपी रिडक्टेज एब्सेंट। जब अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पुअर हो तभी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, इसलिए एनएडीपी रिडक्टेज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये देख लो, सनलाइट आई। ठीक है, PAR इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, सेम वही चीज है, यहाँ पे भी कोई ऐसा वो नहीं है, एक्साइटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। फिर यहां से इसको पकड़ा FES ने, FES ने पकड़ा, फिर गए FD के पास। FD के बाद साइटोक्रोम B6F ने इसको पकड़ा। ठीक है, साइटोक्रोम B6F के बाद PC ने पकड़ा, फिर इसको वापस दे दिया कि ले भाई तो रख ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर यहाँ से एक्साइट हुआ तो इसको मिल भी रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था। और यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हम ये चीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि ये ATP प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, वो हम करेंगे बाद में। बट ये जो चीज थी ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो अब आप ये चीज देखो, एफिशिएंट ज्यादा कौन सी है, PS1 और PS2 जहां पे दोनों प्रेजेंट है वो ज्यादा एफिशिएंट है या ये ज्यादा एफिशिएंट है, वो आप बताओ। ठीक है, बस हम एंड ऑफ द चैप्टर, नॉट चैप्टर, टॉपिक के एंड पे ही हैं। बस एक चीज क्लियर कर देती हूँ, साइट की कंफ्यूजन जो आपको आ रही है वो क्लियर कर देते हैं। साइट
देखना, ये एक थैलेकॉइड है। मैंने ये बताया था कि थैलेकॉइड भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये दूसरा है, ठीक है। तो जो PS1 है ना, वो यहां प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट होगा। बट PS2 कहां प्रेजेंट होगा? यहां पे हाईलाइट कर, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, यहां पे, यहां पे, ठीक है। यहाँ PS1, यहाँ PS1, यहाँ PS1, ठीक है। तो थाइलेकॉइड में हमने पढ़ लिया था वैसे तो ये कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो थाइलेकॉइड में चलती है। तो यहाँ पे कौन सी चल रही है? नॉन साइक्लिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है बताओ? ये है स्ट्रोमा लैमेले। यहां पे PS1 प्रेजेंट है, यहां पे कौन सी चलेगी? साइक्लिक। स्ट्रोमा लैमेले, यहाँ पे कौन सी? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये डिफरेंस है। अब आप ये देखो कि जो PS2 है ये दोनों साइड से अटैच है, दोनों साइड से मतलब एक तरह से कंप्रेस हो रहा है ना, दोनों साइड से। ये ऐसे जैसे ये 3 मार्कर है, ठीक है। तो जो ये बीच वाला है ये दोनों साइड से कंप्रेस हो रहा है, भिंच रहा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और जो ये साइड वाले मार्कर है ये एक साइड से टच नहीं हो रहा है किसी से भी, और ये वाला भी नहीं। तो इसी बेसिस पे इसको हम बोलते हैं अप्रेस्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड, क्योंकि ये दोनों ऐसे भिच रहे है ना दोनों साइड से। तो इसको हम बोलते हैं अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड, और इसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है। इसको हम ग्राना बोलते हैं। अब ये मत कर लेना कि ये अलग ग्राना कर दिया, ये अलग ग्राना कर दिया क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बनाई है, नहीं। ये सॉरी, ये अलग क्लोरोप्लास्ट कर देगी, ये अलग क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये ग्रेना है, ठीक है। मतलब ये थाइलेकॉइड्स है, ठीक है। क्या है? थाइलेकॉइड लिख देती हूँ, थाइलेकॉइड। तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहाँ चल रही होती है, साइक्लिक कहाँ चल रही होती है। नॉन साइक्लिक पता है PS1 PS2 दोनों लगेंगे, इसलिए दोनों प्रेजेंट है ना। और साइक्लिक में सिर्फ PS1 लगता है तो ये प्रेजेंट है। सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। टक जाता है, सॉरी। अगर ये चीज नहीं आपको क्लियर हुई है तो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि भाई एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा उस वीडियो को देखो, इसी वीडियो को, तो ये क्लियर हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस जो चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, डरते कहाँ पे हैं कि वो PQ देख लिया, PS देख लिया, FD देख लिया, FS देख लिया, वो ऐसे देख रहे कि भाई ये याद करना पड़ेगा। ये वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वो जब आप हायर स्टडीज़ करोगे तब वो आपको डिटेल में आएगी, बाकी उसको सिर्फ आपको लर्न करना है। ये चीज़ याद रखनी है कि रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे हम उसको कर रहे हैं, बाकी जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। सो thank you so much for watching the video, and subscribe to my channel and like the video. Thank you.